चेहरा सामने। यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज किसी का फर्स्ट डे इन क्लास। करेक्ट। तो आप जो एक एक दिन रुक के आ रहे हैं, क्या वो पुरानी क्लासेस देख के बैठ रहे हैं? सीधा जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब। जिनका आज फर्स्ट डे या जिनका कल फर्स्ट डे था, हैव यू गॉन थ्रू द प्रीवियस क्लासेस? हाँ कि ना? ना। करेक्ट। ओके, तो अभी तो आपके पास मौका है, आगे मौका भी नहीं मिलेगा। अभी यू कैन अफोर्ड टू लुक टू द अर्लियर क्लासेस, जो 2-4 क्लास इंट्रोडक्शन जिन भी सब्जेक्ट्स की चली है। आप एक एक दिन डिले आ रहे हैं, वो वेल एंड गुड, मोस्टली वेलकम्ड। लेकिन साथ साथ इंश्योर करें कि जैसे आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद एक एक सब्जेक्ट के बैकलॉग 2-3 दिन ही हुआ है, तो उसको ख़त्म करते चले, तो यू विल बी एट द राइट ट्रैक सीधा स्टार्टिंग से। बुक अभी हमने पढ़ना चालू नहीं किया है, बट जीएसटी चालू हो चुका है। तो मीनिंग देयर बाय, तो आपको पूरा एक ओवरव्यू उतना ही समझ में आना चाहिए जितना बाकियों को आ रहा है। तो अभी आप कर लेंगे तो ये आपका साथ साथ हो जाएगा, और एक बार आपने उसको पेंडिंग डाला तो फिर भूल जाइए उन टॉपिक्स। करेक्ट, मतलब फिर आप कहानी बीच से चालू कर रहे हैं, और जब आप कहानी बीच से चालू करते हैं तो आपको पिक्चर हो सकता है समझ में ना आए। अभी आएगी, बट ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द अर्लियर टॉपिक्स एज वेल। ठीक, तो कोशिश करिए, अभी आपके पास टाइम है, निकल जाएगा। यू डोंट हैव मच टू स्टडी इन ऑल द सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तब आपके पास पढ़ने के लिए भी कंटेंट्स रहेंगे, तो उसके बाद तो आप चाह के भी उन बैकलॉग्स को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितने भी ऐसे बाद में आ रहे हैं, या आपके जो पहचान के दोस्त हैं जिनका प्लानिंग है कल फर्स्ट डे करने का, आप जानते होंगे शायद, मैं तो जान नहीं रहा हूँ। तो अगर आप जानते हैं कि आपका फ्रेंड कल आने वाला है और कल वहाँ तो उठाने वाला है क्लास में, करेक्ट, कि आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आप उसको आज समझा दें कि देखना चालू कर, इंट्रो देखे फिर क्लास में बैठे, तो ही इज गोइंग टू हैव अ बेटर आइडिया। तो अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन की। तो जीएसटी की शुरुआत करके, जैसा आप जानते हैं अपने क्लास का कंसेप्ट क्यूमुलेटिव चलता है। तो क्या क्या अपन ने देखा था, हालांकि सोचिए आप वो देखेंगे फिर यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव भी हो जाएगा, तो सोचिए आपका लेवल ऑफ तैयारी किस लेवल पे जाने वाला है। ठीक, तो अपन ने शुरुआत जो करी थी उसके लिए हमने देखा था पहले, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पेपर का तो क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं कराना है कि कोर्स आपका 100 मार्क्स का है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इनकम टैक्स 50 मार्क्स, पार्ट बी जीएसटी 50 मार्क्स, 50 में से 30% एमसीक्यू, और फिर 35 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 35 में पहला क्वेश्चन, 15 नंबर का, और फिर 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। वो तो मैंने आपको रिवाइज नहीं कराना है ना? यस, करेक्ट। तो अपन उसका रिवीजन नहीं करेंगे रोज रोज, तो वो मैंने आपको एक बार बता दिया कि इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है, तो वो अब आप देख लें डिटेल में। ठीक, बट फिर अपन ने क्लास चालू करी थी, तो उसमें अपन ने देखा था कि जीएसटी इन इंडिया इन इंट्रोडक्शन था। तो जीएसटी जो है उसकी लॉन्च डेट जो थी वो थी दोस्तों 1 जुलाई 2017, और उसी तारीख को क्या बोला जाता है?
अपॉइंटेड डे इन जीएसटी बोला जाता है। जो 30% आपसे एमसीक्यू है 15 मार्क्स का, तो हो सकता है फर्स्ट एमसीक्यू यही आ जाए कि व्हाट इज द अपॉइंटेड डे इन जीएसटी, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, करेक्ट। या 1 जुलाई 2017 इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच डेट इन जीएसटी, तो आपको नाम पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटेड डे। ये भी अपन ने देखा था, साथ साथ ये भी देखा था कि जीएसटी जो है उसका नाम क्या था, वन नेशन वन टैक्स। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कि जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स, ये भी हमने देख लिया था, ठीक। तो उसके बाद टैक्स क्या है उसका एक बेसिक डिस्कशन भी किया था कि टैक्स को अपन ने क्या माना था, एक कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट माना था। कारण भी देखा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये अपन ने देखा था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पता चला कि कंट्री में टैक्सेस जो है दो तरीके से लगते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इत्तेफाक से यही हमारा पेपर 3 भी होता है पूरा 100 मार्क्स का, जिसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हिस्सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स कैसे लगते हैं, एक होता है जब आप टैक्स डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा होता है जब आप टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, उसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक का बर्डन आप पास ऑन कर पाते, दूसरे का बर्डन आप पास ऑन नहीं कर पाते। किसका बर्डन पास ऑन नहीं कर पाते, डायरेक्ट टैक्स का। किसका बर्डन पास ऑन कर पाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का, करेक्ट। तो इसका मतलब ये अपन ने सीखा था। उसके बाद देखा था कि एक जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे चलता है। वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, यानी जिसकी हैसियत होगी, जिसकी कैपेबिलिटी होगी, वो टैक्स पे करेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो कमाएगा वो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ बैठे कितने लोग जो हैं वो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपने देखा था कि नहीं, क्यों, क्योंकि अभी आप कमाते नहीं, तो जो कमाएगा वो टैक्स पे करेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ बैठे कितने लोग जो है वो जीएसटी पे करते हैं, सब के सब पे करते हो। इसका मतलब सोचो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो आप प्रैक्टिकली करके आते हो, आपको ये पूरी क्लास समझ आ सके इसलिए मैंने आपके साथ ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब करवाया, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, कहने का मतलब कि जीएसटी जो है ये एबिलिटी टू पे नहीं चलता, ये चलता है कंजम्पशन प्रिंसिपल पे। इसीलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है। वन नेशन वन टैक्स तो है ही, जीएसटी इज ऑल्सो अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्यों, क्योंकि जो कंज्यूम करेगा वो आपको टैक्स पे करेगा, करेक्ट। तो इसलिए उसे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी अलग अलग नाम से पुकारा गया। फिर डायरेक्ट टैक्स की अगर अपन बात करते थे, तो डायरेक्ट टैक्स कैसा रहता था, तो वो आप देखे थे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता था। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब आपको संजय सर ने बताया ना कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, फिर आप प्रोग्रेस करते हैं तो इंटर आता है, तो इंटर में आपके 6 पेपर होते हैं, फिर आप प्रोग्रेस करेंगे तो फाइनल में जाएंगे, तो आपको लगता है फाइनल में भी 6 ही पेपर होता है, लेकिन फाइनल और इंटर के बीच में 2 पेपर डाल देगा आपके, करेक्ट। तो इस तरीके से प्रोग्रेस, पे एज यू प्रोग्रेस, वो सब चिंता मत करिए, जब इंटर पास होके आगे जाएंगे अगर, तो फिर आप सीख जाएंगे, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, कुछ गलत बोला मैंने, कौन सा वर्ड गलत था, अगर, पक्का मानते हैं आप इस बात को, ओके। तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में उम्मीद करता हूँ ऐसी गलती होती रहे मुझसे। तो ऐसे इंस्टेंसेस में मीनिंग देयर बाय, कहने का मतलब कि अपन यहाँ पे जो सीख रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे चलता है, पे एज यू प्रोग्रेस। कम कमाया, छोड़, क्या तू चलेंगे, तू क्या हमको देगा, क्या खुद रखेगा, तू खुद रख अपने पास। थोड़ा सा कमाई बढ़ी, चल ठीक है 5% दे दे भाई, थोड़ा और कमाता है चल 10 दे दे, चल एक काम कर 15 दे दे, अच्छा इतना ज्यादा 30 दे दे, तू एक काम कर 30 दे दे हमको, अच्छा सरचार्ज भी दे दे तू हमको, करेक्ट। मतलब इतना ऊपर जा, मेगा सरचार्ज दे दे, करेक्ट। तो मतलब सरचार्ज की भी लिमिट बढ़ती जाती है। फिर ये सब तो तू अपनी इच्छा से दे रहा है, 4% और कौन देगा, बोले अपनी इच्छा से, बोले वो तो तू खुद लेके आया है ना कि इतना मेरा इनकम टैक्स है, चल 4% और दे, किस नाम से, हेल्थ और एजुकेशन से। तो ऐसे अलग अलग आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो मतलब पे एज यू प्रोग्रेस, तो मतलब एक तरीके से भेदभाव होता है ना। कैसा भेदभाव होता है, ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देता है कंट्री में, कम कमाने वाला हो सकता है कम दे, और एकदम कम वाला हो सकता है कुछ भी ना दे। रिसोर्सेज तो सब यूज करेंगे कंट्री का, लेकिन जब टैक्स की बारी आएगी तो मुकेश भाई जितना टैक्स देते होंगे उतना कोई नॉर्मल व्यक्ति टैक्स देगा, नहीं देता होगा, करेक्ट। इसलिए ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स देगा, कम कमाने वाला कम टैक्स देगा, तो मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना। बोलो ऐसा डिफरेंशिएशन जीएसटी में होता है क्या, जानते हैं, यानी ये कंसेप्ट तो अपनी क्लास में सालों से चल रहा है। कौन सा कंसेप्ट, नो डिफरेंशिएशन, सिर्फ आपको वो वर्ड समझ आ सके, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल रखना पड़ा, क्या, कि इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, करेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है रिग्रेसिव, कैसा रिग्रेसिव, कि आज अमीर व्यक्ति पिक्चर देखे कि गरीब व्यक्ति पिक्चर देखे, पिक्चर तो पिक्चर है। अगर टैक्स मान लो पिक्चर पे 18% है तो फिर सबने उतना ही टैक्स देना है, करेक्ट। कोई डिफरेंशिएशन हुआ कि अमीर 18 देगा तो गरीब 5% देगा, ऐसा तो नहीं है, नो डिफरेंशिएशन, करेक्ट। मोबाइल खरीदना है,
तो गवर्नमेंट ने मोबाइल का एक रेट कर लिया, तो मोबाइल का जो रेट किया, अब अगेन नो डिफरेंशिएशन, चाहे अमीर व्यक्ति मोबाइल खरीदे, चाहे एवरेज व्यक्ति मोबाइल खरीदे, चाहे गरीब व्यक्ति मोबाइल खरीदे, मोबाइल तो मोबाइल होता है, तो इसका मतलब अब मोबाइल पे रेट। तो जीएसटी की खासियत क्या है अमॉन्ग वेरियस थिंग्स? एक जीएसटी की खासियत क्या है कि वन नेशन वन टैक्स है कि नहीं वो तो नहीं पता, पर वन प्रोडक्ट वन टैक्स। तो जब प्री जीएसटी एरा में ये कुछ कमियां थी तब तो जीएसटी की जरूरत पड़ी। कई कमियों में से एक कमियां क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल। अब मोबाइल जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह बिकता है, लेकिन जब वो मोबाइल बिकता था तो आज उस पर टैक्स के रेट अलग अलग होते थे। हो सकता है वही मोबाइल गुजरात पे उसका टैक्स का रेट कुछ और होता था, छत्तीसगढ़ पे टैक्स का रेट कुछ और होता था, तमिलनाडु पे टैक्स का रेट कुछ और होता था, कर्नाटका पे टैक्स का रेट कुछ और होता था। क्यों? क्योंकि सब स्टेट उस पर टैक्स लगाते थे। जब सब स्टेट उस पर टैक्स लगाते थे तो सब अपना अपना टैक्स रेट डिसाइड करते थे। तो जब सब अपना अपना टैक्स रेट डिसाइड करते थे तो ये कई बार दिक्कत होती थी। लेकिन अब जीएसटी वन प्रोडक्ट वन रेट, यानी अब वो मोबाइल आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी किधर भी खरीदो, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया मोबाइल पे टैक्स का रेट इतना है तो फिर बात खत्म, वो टैक्स का रेट उतना है। तो जीएसटी इज मोर ऑफ अ सिंप्लीफाइड लॉ। इसने ये नहीं बोला कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था, करेक्ट, लेकिन अब वो बेटर तरीके से। तो जीएसटी कैसा है या इनडायरेक्ट टैक्स है, रिग्रेसिव नेचर का है, मतलब एक जैसा टैक्स लगता सब पे, करेक्ट। फिर अपन ने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है कंट्री में वो क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है कंट्री में वो एक तरीके से जीएसटी है या कस्टम्स है, करेक्ट। तो एक गलतफहमी की जीएसटी आने के बाद कस्टम्स भी खत्म हो गया, ये गलतफहमी मैंने दूर कर दी। कस्टम आज भी जिंदा है, पूरी तरीके से अलाइव है, करेक्ट, उसकी डेथ की खबरें ना फैलाएं, ठीक। तो मीनिंग देयर बाय कस्टम जो है वो पूरी तरीके से जिंदा है, ठीक। कितना जिंदा है? सीए फाइनल 20 नंबर जितना जिंदा है, ठीक। तो ये अपन ने कस्टम्स के बारे में भी देख लिया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने और भी देख लिया था कि फिर वन नेशन वन टैक्स क्यों बोला गया। तो वन नेशन वन टैक्स के पीछे लॉजिक क्या था कि जीएसटी जो आया वो अपने साथ क्या करके आया, कई सारे कानूनों को खत्म करके आया। और कई सारे कानून मतलब कई मतलब कितने कानून? 17 अलग अलग कानूनों को खत्म करके आया। तो ये जो 17 अलग अलग कानूनों को खत्म करके आया, इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निकल वर्ड बताया था, वो वर्ड था सबस्यूम्ड। यानी जीएसटी आने से क्या किया गया, 17 अलग अलग कानूनों को सबस्यूम किया गया। क्या किया गया? सबस्यूम किया गया। 17 डिफरेंट टैक्सेस गॉट सबस्यूम्ड, करेक्ट। मतलब क्या किया गया, याद करो, अनुलोम विलोम किया गया था, करेक्ट, कि 17 कानूनों को गहरी सांस लेके अंदर लिया गया और फिर एक सांस छोड़ी गई इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। उस सांस का नाम क्या था? जीएसटी, करेक्ट। वो वाली सांस नहीं है, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, तो एक 17 कानूनों को खत्म किया और इसकी जगह एक कानून लाया, वो कानून का नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी। 17 में भी टू बी मोर स्पेसिफिक हमने देखा था कि सेंट्रल के 8 अलग अलग कानून खत्म हो गए और स्टेट के 9 अलग अलग कानून खत्म हो गए, करेक्ट। तो सेंट्रल के 8 और स्टेट के 9 कानून। मजे की बात कि मतलब ऐसे सब अलग एग्जाम में आज जीएसटी को आए लगभग आप देख रहे हैं 17 से लेके 25 एंड में आ चुके हैं, मतलब लगभग 8 साल ऊपर साल हो चुके हैं, 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं। साढ़े 8 साल में भी देखिए, शुरू में तो ये सब सवाल आते थे, समझ आता था कि जीएसटी कब आया था, लॉन्च डेट बताओ, अपॉइंटेड है क्या। आज की तारीख में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे इंटर लेवल पे ऐसा सवाल पूछा जाएगा। एक दो अटेम्प्ट पहले एग्जाम में सवाल आ गया, कोई भी 5 या 6 टैक्स के नाम बताओ जो जीएसटी में हम आ गए, सबस्यूम्ड हो गए। 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का एग्जाम का, 35 में 5 ऐसे मिले, 35 नंबर का जीएसटी, उसमें 5 नंबर, पहला चैप्टर, पहली 3 क्लास बिना बुक खोले मिल गया बच्चों को। मतलब आज भी आप वो क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वो 5 नंबर आपको मिल गए। अभी तो हमने बुक भी नहीं खोली है जीएसटी की। और जीएसटी का पेपर कितने मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव बता चुका हूं, 35 मार्क्स, उसमें 5 नंबर आपकी जेब में। और ऐसा एक आध बार नहीं, 4-5 बार आ चुका है। पर शुरू शुरू में आता था वो तो समझ में आता है, पर जब भी आईसीआई को सरप्राइज करना होता है तो ऐसे मजे ले लेती है। 2 अटेम्प्ट पहले सवाल पूछ लिया 5 नंबर का एग्जाम का सवाल कि 5 टैक्स के नाम बोलो। चिंता की बात नहीं है, ये नाम आप ऐसे ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो कानून पहले लगते थे वो सब खत्म हो गए। कौन कौन से कानून लगते थे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ में आते जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फेमस कानून मैंने आपको बताए अमॉन्ग अदर लॉज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता था सेंट्रल एक्साइज, जो किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे, खत्म, अब नहीं लगता।
सर्विसेज देते तो एक टैक्स लगता था सर्विस टैक्स, खत्म, अब नहीं चलता, ये कुछ फेमस कानून है। वैसे ही स्टेट का नाम करे तो स्टेट का वैट, फेमस कानून, खत्म, अब नहीं लगता। एंट्री टैक्स, खत्म, अब नहीं लगता। एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी टैक्स, खत्म, अब नहीं लगता। लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, खत्म, अब नहीं लगता। ये सब कुछ नाम है, फ्यू ऑफ द मैनी। आपको बस वो 5 नाम देने थे, 5 नंबर आपकी जेब में, करेक्ट। तो 17 कानून जो है उनको खत्म करके एक कानून कंट्री में लॉन्च हुआ। 17 में 8 सेंटर के और 9 स्टेट के, ऐसे वैरायटी ऑफ कानून थे जो अपन ने देखे। तो फिर याद करिए, अपन ने जीएसटी की एक स्कीम भी कल पिछली क्लास में एक्टिवेट करी थी, जो आपने बोला था, जिसके बाद अब हम उससे बैक तो कर नहीं सकते क्योंकि स्कीम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड आपकी बैच के लिए। तो वो स्कीम कौन सी थी? 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में अपन ने देखा था कि मीनिंग देयर बाय कि अपने को कभी प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, कभी कभी पास्ट में जाना पड़ेगा। तो याद करिए, कल मैंने आपकी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट करी थी कि नहीं करी थी? करेक्ट। तो अपन ने थोड़ा फ्लैशबैक में गए थे, ब्लैक एंड व्हाइट में गए थे। किन दिनों की बात थी? किन दिनों की बात थी? कभी कभी जब मैं पानी पीऊं तो समझ जाना, कुछ कुछ सिग्नल्स हैं मैं जो आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते देता रहता हूँ, ठीक। तो अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ और नहीं बोल रहा हूँ तो समझ जाओ अक्सर ऐसे वक्त में पानी पीता हूँ, ठीक। तो मीनिंग देयर बाय कहने का मतलब कि ये बात थी 17 जुलाई 2000 की। 17 जुलाई 2000, आज हम खड़े हैं 2025, वो भी एंड में जाने वाला है, 26 कमिंग सून, करेक्ट। तो मतलब आज आप देखिए 17 जुलाई 2000 वो दिन था जब पहली बार इंडिया में किसी ने क्या बोला? जीएसटी। फर्स्ट टाइम द वर्ड गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि किसी ने ये वर्ड का इंडिया में इस्तेमाल किया कि हाँ ऐसा कोई कानून होना चाहिए, अपने होना चाहिए। फिर आया कब वो तो आप जानते हैं, 1 जुलाई 17, मतलब कितने साल लगे? 17 साल। 17 जुलाई 2000 से चालू हुआ, 1 जुलाई 17 को आया, 17 साल लगे, और आया तो 17 कानून खत्म करके आया। बताओ इतना 17, इतना खतरा। तो आधे लोगों का 30 जून का स्ट्राइक का मकसद यही था कि भाई जीएसटी देखो सब कुछ 17 हो रहा है इसके साथ, और हम न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो लगता है कुछ तो खतरा है इसमें, कुछ गड़बड़ होने वाला है हमारे साथ आगे, बंद करो जीएसटी। तो कई रीजन में से एक रीजन जीएसटी बंद करने का लोगों की अपनी अपनी सोच, और वो भी ऐसा कानून नहीं जो हम कोई नायाब कानून बना रहे हो जो वर्ल्ड में कभी किसी ने ना देखा ना सुना हो। हम वो कानून बना रहे हैं जो ऑलरेडी हमसे पहले 160 देशों ने बना रखा था। और 160 मतलब आप समझ लीजिए 160, इधर वाला तो समझ में आता है, इधर वाले तक ने बना रखा है अपने यहाँ जीएसटी का कानून हमसे पहले। हम तो उसके भी बाद हो गए इस मैटर पे। उधर भी जाओ तो जीएसटी नाम का कानून चलता है। वो एक और बात है कि वो टैक्स तब देते हैं जब खरीदते हैं कोई चीज, लेकिन कानून तो बना रखा है, करेक्ट। तो सोचिए हम तो उसके भी बाद हो गए, उसके भी बाद हो गए, और हम वो काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड ने ये काम ऑलरेडी कब कर रखा था? 1954। कौन सी कंट्री? फ्रांस। दिख रहा है ना क्या है ये? करेक्ट। तो वहीं पे चढ़ना है। तो कहने का मतलब फ्रांस, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सब एमसीक्यू है ये, सब एमसीक्यू है। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट जीएसटी? पड़ोस मत लिख के आ जाना रे, ये वन ऑफ द 160 है। तो फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री, कब? कौन से साल? 1954। तो 1954 में फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने जीएसटी तरीके का टैक्स जो है अपने यहाँ अडॉप्ट किया था। ये अपन ने सीखा था, करेक्ट। मतलब सोचिए जो काम वर्ल्ड ने 1954 में कर लिया था, कर लिया था, 2000 में तो हम सोचने बैठे थे। और जब सोचने बैठते हैं तो फिर आप जानते हो सोचते सोचते 17 साल की दर निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कल की बात है। जस्ट लाइक आपकी पढ़ाई, बस मैं कल से चालू करता हूं, फिर सोचते रहते हो, और वो सोचते सोचते कब बैच खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंग देयर बाय ये 17 साल लग गए। तो आखिर 17 साल इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बता चुका हिस्ट्री। और वो भी 17 साल बाद भी कैसे आया? 30 जून 2017 की स्ट्राइक के साथ, कि अगले दिन जीएसटी आ रहा है, एक तो 17 साल बाद आ रहा है, और उसमें भी स्ट्राइक कर दी, भैया जीएसटी आ रहा है, नहीं बंद करो जीएसटी। मतलब उसके बाद भी तैयार नहीं थे जीएसटी के लिए। तो ऐसा क्या बात था इस कानून में?
तो जितनी जानकारी है उससे ज्यादा गैर जानकारी है इस लॉ के बारे में। तो ये 17 सालों की वजह पे भी हम आए थे क्या पिछली क्लास में? आए थे क्या? ले गया था क्या मैं आपको? किधर इधर गए थे क्या आप? हाँ, कौन था ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर कई सारे क्या मिलते हैं? आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल है आर्टिकल 246। उसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स में एक शेड्यूल है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में कितनी लिस्ट पाई जाती है? तीन लिस्ट जो है, एक है आपकी यूनियन, एक है स्टेट और एक है कॉन्करेंट। तो ये सब अलग अलग प्रकार की लिस्ट है। ये लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है आप जानते हैं कि जो बातें यूनियन लिस्ट में लिख दी उसमें पावर किसके पास रहेगा? उसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट मैटर। जो बातें स्टेट लिस्ट में लिख दी उसमें पावर किसके पास रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और यहां तो आप जानते हैं जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट, करेक्ट? तो ये जॉइंट पावर्स होते हैं। तो अब ये लिस्ट का डिस्कशन भी हमने चालू कर दिया था आई बिलीव पिछली क्लास में, करेक्ट? जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट के अंदर आपको अलग अलग क्या मिलती है? एंट्रीज मिलती है। जैसे कि एक एंट्री है एंट्री नंबर 82। उस एंट्री 82 में क्या लिखा है? उस एंट्री 82 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सभी इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? बाकी सभी इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार हम यूनियन गवर्नमेंट को देते हैं। और इस पावर का इस्तेमाल करके यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑब्लिक इनकम टैक्स एक्ट 2025, करेक्ट? तो वो एक कानून बनाया और अब उस कानून से वो लोगों की इनकम पे क्या करेगी? टैक्स कलेक्ट करना चालू करेगी, करेक्ट? तो ये पावर था, उस पावर का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही अगली एंट्री थी एंट्री नंबर 83। 83 में पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू लेवी टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वो पावर का इस्तेमाल किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्री में एक कानून बनाया कॉल्ड एज कस्टम्स लॉ 1962 और फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लोगों से कस्टम ड्यूटी लेना चालू कर दी। या तो आप सामान मंगवाओगे नहीं तो वो सामान को बनाओगे। तो जब आप वो सामान को बनाओगे तो बनाने पे आपको एक ड्यूटी देना पड़ेगा कॉल्ड एज एक्साइज। तो वो एक्साइज कलेक्ट करने का पावर भी यूनियन को दिया गया था बाय एंट्री नंबर 84। तो एंट्री नंबर 84 जो है उसमें पावर क्या था? उसमें पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया था आगे ना। तो एंट्री नंबर 84 जो है उसमें पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू लेवी टैक्स ऑन एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो जब भी आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको कंट्री में एक ड्यूटी देना पड़ेगा कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी। तो वो लॉ जो था सेंट्रल एक्साइज लॉ 1944 का लॉ था, करेक्ट? तो उसमें लिखा था सभी चीजों पे एक्साइज लगाएंगे अपार्ट फ्रॉम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? तो वो पावर दिया गया था एंट्री 51 स्टेट के पास। तो एंट्री 51 स्टेट के पास जो था तो उसी को आपने बोला था स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता था? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक? तो उस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था। इनको भी अपन ने मतलब डिस्कस किया था, हाँ, इनके बारे में भी। तो अल्कोहलिक लिकर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, करेक्ट? मतलब किसी का इंडस्ट्रियल यूज होता है, किसी का मेडिसिनल यूज होता है और कुछ ऐसे ह्यूमन कंजम्पशन वाले होते हैं। तो यहाँ पे स्टेट को पावर किसका है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये भी अपन ने इनको एक नाम भी दे दिया था क्या पिछली क्लास में? क्या नाम रखा था? बेवड़े, करेक्ट? तो बेवड़ों पे टैक्स कौन लगाएगा? बेवड़ों पे टैक्स लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सेंट्रल के स्कोप से बेवड़े बाहर है, बेवड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, करेक्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे दूर रहती है, ठीक? वैसे भी बेवड़े कहाँ पाए जाते हैं? नाली पे, ये सब आपने देखा था। तो नाली पे अगर कल को रहेंगे तो सोचिए कल को उनको बचाना पड़ेगा तो कौन ज्यादा नजदीक है उनके? सेंटर की स्टेट? स्टेट। तो इसलिए ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा सोच समझ के बेवड़ों पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट को दिया, क्योंकि सेंटर आएगी तब तक तो बेवड़े बह जाएंगे। तो इसलिए स्टेट के पास पावर था टू लेवी टैक्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आगे बात क्लियर यहाँ पे? यस। उसके बाद सामान मंगवाया या सामान बनाया, दो बात हुई। अब वो मंगवा बना के करोगे क्या? बेचोगे। तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सामान को बेचना। जब आप वो सामान को बेचते हो तो अब बेचने पे एक टैक्स लगता है, पुराने जमाने में कॉल्ड है सेल टैक्स, जो आगे चल के बना वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो पावर किसके पास गया? वो पावर गया स्टेट के पास। ये स्टेट का मेन पावर था, करेक्ट? कि जब भी आप कोई गुड्स को बेचोगे, जब भी कोई सामान को बेचोगे तो आपको कंट्री में एक टैक्स देना पड़ेगा कॉल्ड एज सेल टैक्स ऑब्लिक वैट।
तो वो पावर स्टेट को कहां मिला? वो पावर मिला स्टेट को थ्रू एंट्री नंबर 54। तो एंट्री 54 जो है वो वैट के नाम पे पावर देता था किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चाहे तो सेल परचेज, वहां ये नहीं लिखा है कि सेल पे, वहां लिखा हुआ है सेल परचेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? वो पावर हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो आप सेल मतलब कैसा सेल? इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। तो जब विद इन द स्टेट मतलब बात करो, अगर आज मेरी रायपुर में दुकान है तो स्टेट मतलब छत्तीसगढ़, तो अब मैं छत्तीसगढ़ में किसी को भी बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा? उससे एक टैक्स लेता कॉल्ड एज वैट, और वो वैट में जाके किसको देता? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को देता। तो वो टैक्स का पैसा किसको जाता? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जाता। ये हमने सीखा था, करेक्ट। महाराष्ट्र में दुकान है और मैं महाराष्ट्र में किसी को बेचूंगा तो वो महाराष्ट्र वैट किसको जाता? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। कर्नाटका में मेरी दुकान होती, कर्नाटका में बेचता तो उसके लिए कर्नाटका वैट एक्ट है, तो वो कर्नाटका वैट एक्ट में वो पैसा किसको जाता? कर्नाटका गवर्नमेंट को। गुजरात में मेरी दुकान है तो वहां पे अगर कोई सामान बेचूंगा गुजराती को, तो मतलब गुजरात में गुजरात वाले व्यक्ति को, तो ऐसे मतलब वहां पे जो भी टैक्स जाएगा वो किसको जाएगा? वो गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस में मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट जो भी आप सेल परचेस करेंगे तो वो पैसा उस स्टेट की गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में मेरी दुकान है तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी को बेचूं, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को बेचूं। कल को मान लीजिए एक महाराष्ट्र वाला व्यक्ति आके छत्तीसगढ़ वाले से कुछ सामान खरीदता है, तो मेरी दुकान थी, एक महाराष्ट्र वाला व्यक्ति ने बोला कि मुझे वो सामान चाहिए, तो मैंने वो सामान महाराष्ट्र वाले व्यक्ति को बेचा। अब सोचो क्या हो गया? अब छत्तीसगढ़ वाले ने महाराष्ट्र वाले को बेचा, ये क्या बन गया? इंटर स्टेट। अब ये क्या बन गया? ये बन गया इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट बन गया तो अब सोचो टैक्स कौन ले? आपको पता तो कुछ है नहीं, पर आपने जवाब जरूर देना है, करेक्ट। तो मीनिंग है अब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बिका, जब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र बिका तब सोचिए सेल पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर हमने किसको दिया था? स्टेट को। लेकिन वो कब? इंट्रा में, जब छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में बिके। अब अगर वहां पे लिखा था सेल परचेज पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अब यहां पे देखिए सेलर छत्तीसगढ़ का है तो बायर महाराष्ट्र का है। अब अगर इस पावर का इस्तेमाल करे तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने सेलर से टैक्स का पैसा मांगेगी, चल ला टैक्स ला। क्यों? क्योंकि तू सेलर हमारे यहाँ का है, हमारे पास पावर है सेल पे टैक्स कलेक्ट करने का। तो वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सेलर से टैक्स मांगती थी, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुपचाप बैठ जाएगी? महाराष्ट्र अपने बायर को एक झापड़ मारती थी, चल टैक्स ला। क्यों? क्योंकि बायर हमारे यहाँ का है एंड वी हैव द पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन परचेज। तो वो परचेज का इस्तेमाल करता है, ये सेल का इस्तेमाल करता, मतलब कुल मिला के दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने यहाँ के लोगों को झापड़ मार रही। तो एक ही ट्रांजेक्शन पे दो बार टैक्स लग रहा है। अब सोचिए, यूं समझिए कि आपके घर में आपके दो छोटे भाई बहन हैं, करेक्ट। अब वो जो दो छोटे भाई बहन हैं, चॉकलेट एक है, ऑब्वियसली एक खाने की कोशिश कर रहा होगा, दूसरा उसको खाने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा जी तोड़, करेक्ट। तो अब वो एक ने चॉकलेट पकड़ी, अब वो चॉकलेट खा ही रहा था, उतने में दूसरा आके बोलता है ये चॉकलेट मेरे को दे। अला वाला बोलता है नहीं मैंने पकड़ी है, दूसरा बोला लेकिन देखी पहले मैंने थी ये चॉकलेट, करेक्ट। अब बोलो चॉकलेट एक है, खाने वाले दोनों हैं, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। उतने में आपकी एंट्री हुई, आपकी एंट्री हुई तो वो दोनों ने सोचा आप समझदार हैं, आप शायद इस मैटर को सुलझाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपेयर टू दोस्त टू आप बड़े हैं। तब उन्होंने बोला भैया देखो दीदी देखो ये चॉकलेट मैंने पहले लेके थी, दूसरा बोलता लेकिन पहले पकड़ी है मैं खाऊंगा, वो बोलता नहीं मैं खाऊंगी। अब सोचो मैटर आपकी अदालत में आया, आप बोलो क्या करते रहते हो रोज रोज आप। अब वो दोनों को लगा आप शायद मैटर को सुलझाएंगे, आपने चॉकलेट खा ली है और वहां से चले गए। क्या वो दोनों ने आपको कभी माफ करना है? मतलब ये भी आपको पता है कि उन्होंने क्या करना है आपके साथ, इसीलिए आपसे सलाह नहीं मांगी जाती आपकी इन हरकतों की वजह से। तो सोचिए आज मैं बोलता हूं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में बिकता तो छत्तीसगढ़ वाला टैक्स ले लेता, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में बिकता महाराष्ट्र वाला टैक्स ले लेता, सबकी जिंदगी आसान से चल रही होती। छत्तीसगढ़ वाले ने महाराष्ट्र को बेच दिया, गड़बड़ कर दिया। अब इधर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई और इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। ये बोलते मेरे को दे, ये बोलते मेरे को दे चॉकलेट एक,
बीमार दो। अभी दोनों टैक्स लेना चाहते हैं, क्या करें? महाराष्ट्र बोलता है बाहर मेरे यहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ बोलता है सेलर मेरे यहाँ का है। मैं बेचता नहीं तो तू खरीदता क्या? तो महाराष्ट्र बोलता है अगर मेरे यहाँ का बाहर नहीं होता तो तू बेचता किसको? तो फिर वही दोनों में लड़ाई झगड़ा कि चॉकलेट खाए कौन, व्हाट इज द चॉकलेट, टैक्स हियर, ये चॉकलेट खाए कौन? तो अब दो भाइयों में या दो बहनों में या एक भाई एक बहन में लड़ाई है, तो बोलो मैटर सुलझाने के लिए कोई एल्डर वाला आएगा ना। हु इज द एल्डर ब्रदर सिस्टर? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन भी जानता था कि भाई अगर दो स्टेट की बात आ जाएगी उसमें हम पावर किसको दे? छत्तीसगढ़ को देंगे तो महाराष्ट्र नाराज होगा, महाराष्ट्र को दे तो छत्तीसगढ़ नाराज होगा। तो ये पावर किसको चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को गया थ्रू एंट्री नंबर 92A, जिसमें क्या बोला गया कि जब भी इंटर स्टेट सेल होगा, इंटर स्टेट समझ चुके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहां पे टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। और इस पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कंट्री में कॉल्ड एज सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। तो ये कानून बना, और ये कानून बना तो मतलब सोचो अभी पैसा किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आई चॉकलेट खोली और खा के चली गई, दोनों की दोनों गवर्नमेंट देखती रह गई। और अब एक दूसरे को इल्जाम लगा रही, तेरी वजह से ये चॉकलेट भैया ने खा लिया, तेरी वजह से ये चॉकलेट दीदी ने ले ली। करेक्ट? यही अगर हम आपस में सेटल करके कुछ कर लेते तो चॉकलेट आज अपने पास रहती ना। तो मीनिंग देयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आके टैक्स ले गई इन द फॉर्म ऑफ CST। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर सेंट्रल को दे दिया। अब जरा सोचो अगर ऐसा हो तो आज स्टेट नाराज होगा कि नहीं? मतलब सोचो मेरी दुकान रायपुर में टीवी बेचता हूं, वही टीवी मैं रायपुर वाले को बेचूंगा तो पैसा किसको जाएगा? साईं जी को। साईं जी को, उनको पैसा जो जानते हैं कैसे जाएगा? साईं जाएगा। करेक्ट? तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। लेकिन वही टीवी मैं महाराष्ट्र वाले को बेच दूं तो पैसा किसको चला गया? मोदी जी को। मोदी जी को। चलो ये तो ठीक है, इंजन सेम है, और कल को इंजन अगर अलग हो तो? इनको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कीप वॉचिंग द चैनल्स यू आर वॉचिंग। आप सोचिए अगर इंजन अलग हो तो, जैसे छत्तीसगढ़ जब बना था तो तब आप थे क्या? सवाल तो हुआ है। ओके, तो पहली गवर्नमेंट किसकी थी? जो भी है जान दो, अपन नाम तो किसी का लेते नहीं। तो कई बार जरूरी है सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट हो सकता है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट किसी और की और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की हो, तो फिर क्या करें? जैसे 2004 से 2014 सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? मनमोहन सिंह जी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी? तब तो आप थे ना। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी? सिंह जी की। करेक्ट है, थे दोनों जगह सिंह जी, दोनों जगह सिंह साहब दी ग्रेट। लेकिन सवाल यह है एक सिंह साहब किस में थे और दूसरा सिंह साहब किस में थे? आप भी सोचो इस सिनेरियो में क्या होता? अब गड़बड़ लड़ाई झगड़ा होता ना। अब वो रायपुर वाला जब रायपुर वाले को बेचेगा तो पैसा आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को देते हो, लेकिन रायपुर वाला महाराष्ट्र वाले को बेचेगा तो पैसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी? अब स्टेट गवर्नमेंट वो दुकानदार के पास जाकर बोलती है अगली बार अगर तूने छत्तीसगढ़ के बाहर किसी को बेचा तो तेरी दुकान को छत्तीसगढ़ के बाहर कर देंगे। बोलो क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्यार से धमकी नहीं देगी उस दुकानदार को कि बेचना है, छत्तीसगढ़ में रहना है तो सिर्फ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ला? ऐसा नहीं बोलते, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसा बोलते हैं ना। तो बोलो बेचना है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी को बेचना है, इसके बाहर बेचना मत। और जो काम छत्तीसगढ़ करता क्या वो काम महाराष्ट्र वाला नहीं करता? महाराष्ट्र वाला अपने सारे दुकानदारों को बोलता क्या महाराष्ट्र के बाहर किसी ने बेचा तो ध्यान रख लेना मुझे बुरा कहीं नहीं होगा। यही काम तमिलनाडु वाला नहीं करता कि तमिलनाडु के बाहर किसी ने बेचा तो याद रखना वही पानी में बहा देंगे। यही काम गुजरात वाला नहीं करता। गुजरात के बाहर कोई बेचना मत, क्योंकि गुजरात में जो बिकेगा वो पैसा गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। गुजरात के बाहर बेचोगे तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो बोलो वापस आज से कई साल पहले जैसे ट्रेड होते थे, पहले कैसे ट्रेड होते थे? लिमिटेड, गिने चुने लोगों के साथ आसपास
बस उन्हीं के साथ आप बिजनेस करते थे, बाहरी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं होता था। वापस वही दौर वापस नहीं आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ वाला सिर्फ छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा है, वो महाराष्ट्र वाला सिर्फ महाराष्ट्र में करेगा, बाहर नहीं करेगा? तो क्या ये डिजायरेबल था? लेकिन स्टेट बोलती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भी तो स्टेट चलाने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा कहां से आएगा? सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं उससे पैसा आता है, उसमें भी आप बोलते हो सिर्फ यहाँ का यहाँ बेचेगा उसी का पैसा आएगा, यहाँ का बाहर बेचेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो क्यों बेचने दूंगा मैं उसको बाहर? बेचने नहीं दूंगा उसको मैं एक चीज बाहर। सेंट्रल ने बोला चलो ठीक, बात आपकी सही है, तो एक काम करते, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सेंट्रल को दिया, लेकिन चीज तो सेल ही हो रही है ना। तो जो यही चीज लोकल बिक रही है तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना। तो जस्ट बिकॉज इंटर स्टेट हो जाए तो पैसा सेंट्रल ले जाए तो फिर स्टेट का कैसे कमाएगा? तो इसलिए सेंट्रल ने क्या किया, सेंट्रल ने बोला एक काम करते हैं, भले ही पावर हमारे पास है टैक्स का, लेकिन हम ये पावर आपको डेलीगेट करते हैं। तेल पे टैक्स आप ही लो, हमको नहीं लेना है। लेकिन सवाल अब आप ही को लो तो कौन ले? लेकिन सुन ले रहे, पैसा लेना है, लेकिन जब मैं तुमको ऑप्शन देता हूं तो तुम दोनों लोग टैक्स लगा देते हो। कस्टमर की ऐसी तैसी नहीं होनी चाहिए, एक ही बार टैक्स लगाना है, किसने लगाना है डिसाइड कर लो। मतलब आप चॉकलेट का रैपर खोल के ऐसे खा ही रहे थे, उतने में दोनों ने आपके हाथ पकड़ लिया, ना 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 ये चॉकलेट हमारी है। आप बोल रहे हो तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? चॉकलेट तुम्हारी है, ले लो, लेकिन एक ही शर्त पे चॉकलेट तुमको मिलेगी, डिसाइड कर लो किसने खाना है। मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, किसने खाना है डिसाइड कर लो। करेक्ट? अब ऑब्वियस बात है, फिर आपने उनको मौका दिया। छत्तीसगढ़ वाला क्या बोलेगा, साहब देखो सेलर मेरे पैसा तो मैं लूंगा साहब, महाराष्ट्र वाला काय का पैसा तू लेगा, मैं लूंगा। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा, सेंट्रल वाला ला इधर ला, तुम लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ला मेरे को ला। अगर स्टेट को ऑप्शन दिया जाए तो कौन सा स्टेट छोड़ेगा? दोनों ने ही नहीं छोड़ना है। तो फिर दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि दीदी आप ही डिसाइड कर रहे हैं चॉकलेट कौन खाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम ये चॉकलेट अपनी आंखों के सामने से जाता देख नहीं सकते, तो आप डिसाइड कर लो, आप जिसको बोलोगे वो चॉकलेट खा लेगा, कोई बहस नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। दीदी ने बोला चलो ठीक बात है, ला इधर चॉकलेट ला, अभी डिसाइड करते हैं। अब बोलो, एक चॉकलेट उठाई, दो जीभ बाहर निकली, दो जीभ बाहर निकली, क्योंकि दोनों को उम्मीद है कि चॉकलेट किसी के भी जीभ में जा सकती है। तो अब स्टेट को जब ऑप्शन दिया कि तुम डिसाइड कर लो, तो दोनों ने ऐसे तो मानना था नहीं, तो दोनों ने कहा बोला एक काम करो साहब, आप बड़े हो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ही डिसाइड कर लो कि पैसा किसको देना है। तो हड्डी उठाई, हड्डी उठाई, जीभ दो लोगों की बाहर निकली है। अब सवाल है किसको जाएगा, किसको जाएगा? सोचिए, हड्डी एक, खाने वाले दो है ना। आप समझिए, डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है, सेंट्रल ने। अब सवाल है ये हड्डी छोड़नी है, किसके गले में छोड़े? ऐसे? हाँ? और वो चॉकलेट मैं बोलता हूँ ऐसी वाली है कि दांत टूट जाएगा लेकिन चॉकलेट नहीं टूटेगी। चॉकलेट तोड़ तो नहीं पाओगे, तोड़ने वाला तो कोई कंसेप्ट का सलाह देना मत, खाएगा तो एक ही, दो तो नहीं खा पाएंगे। तो आप क्या करना, तो अब ऐसे हड्डी छोड़ना था, जीभ दोनों की निकली हुई थी, तो अब ये सेंट्रल ने डिसाइड करना था कि हड्डी किसके पास छोड़े, तो सेंट्रल ने तो डिसीजन लेना था, तो ये सेंट्रल ने हड्डी छोड़ी। हड्डी छोड़ी तो बोलो किसके गले में फंसी, किसके गले में फंसी? जो पहले कूदा। एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं जाना है अपने को। तो अब ये हड्डी छोड़ना था, तो किसके पास छोड़ा गया? तो ये हड्डी छोड़ी गई सेलिंग स्टेट के। सेलिंग स्टेट मतलब किसने लपक लिया अपने एग्जाम्पल में? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो ये पैसा किसको गया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। जैसे ये पैसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को गया, बोलो महाराष्ट्र नाराज होगा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ भैया, चॉकलेट हमेशा उनको दे देते हो मेरे को नहीं देते, तो महाराष्ट्र नाराज होगा कि नहीं? होगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नो डिफरेंशिएशन पॉलिसी पे चलना है। क्यों नाराज होता है तू?
बोले साहब आपने हड्डी उसको खिला दी, मैं आपका सौतेला हूं लगता है। बोले क्यों चिंता कर रहा है, इससे मैं एक प्रिंसिपल बना रहा हूं। बोले क्या प्रिंसिपल? कि जब भी इंटर स्टेट सेल होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो एक सेलिंग स्टेट होगा एक बाइंग स्टेट होगा, तो पैसा हम किसको देंगे? पैसा हम देंगे सेलिंग स्टेट को। तो पैसा किसको जा रहा है? सीएसटी का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का पैसा जा रहा है सेलिंग स्टेट को, ध्यान रखिएगा, सेलिंग स्टेट को। तो अपने एग्जांपल में बोले वो तो वो है, उसको चला गया। अरे तो ये तो एक ट्रांजैक्शन का सोच रहा है तू, मैंने तो प्रिंसिपल बना दिया। इसका मतलब सोच, तू भी तो कल को इंटरस्टेट सेल करेगा, और जब तू इंटरस्टेट सेल करेगा तो वहां पे सेलर तू है, बायर कहीं का भी हो। मैं बोलता पैसा किसको जाएगा? सेलिंग स्टेट को, तो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, वो सारा पैसा तेरे को जाएगा। अब तू मुझे यह बता कि महाराष्ट्र से रेस्ट ऑफ इंडिया सामान सेल ज्यादा होता है कि महाराष्ट्र रेस्ट ऑफ इंडिया से सामान परचेज ज्यादा करता है? सेल ज्यादा होता है। तो ये तो इस ट्रांजैक्शन में उल्टा हो गया कि छत्तीसगढ़ वाला महाराष्ट्र वाले को बेच रहा है। क्या प्रैक्टिकल में ऐसा मिलेगा क्या कि छत्तीसगढ़ वाला महाराष्ट्र वाले को बेचेगा? उल्टा महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ वाले को बेचेगा। तो जब महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ वाले को बेचेगा, ज्यादा केस तो ये मिलेंगे, और जब भी महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ वाले को मिलेगा तो सोच, सारा पैसा तो तेरे को जाएगा ना, क्योंकि मैंने एक प्रिंसिपल बना दिया है, जब भी इंटर स्टेट सेल होगा पैसा सेलिंग स्टेट को जाएगा। तू बस ये ट्रांजैक्शन को बोल रहा है, मैंने तो पूरा सिद्धांत बना दिया जब भी इंटर स्टेट सेल होगा। दूसरी भी चॉकलेट के बारे में मत सोच, वो देख पूरा डब्बा तेरे लिए पड़ा हुआ है, कभी भी लूट लेना। दैट इज द प्रिंसिपल। तो पैसा किसको गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अब मैं आपको बता चुका कि ऑथराइज किसको कर दिया गया? स्टेट को। तो मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि सेल पे टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट। क्या सेंट्रल कलेक्ट करता है क्या? नहीं। पावर इंटरस्टेट पे सेंटर के पास था। इंटरस्टेट पे टैक्स के लिए सेंट्रल ने कानून भी बनाया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, लेकिन उसमें उसने क्या किया? सेलिंग स्टेट को ऑथराइज कर दिया कि भैया सब काम तुम ही ने करना है, बेचना भी तुमने है, वो डीलर से टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब काम फिर तुम ही को करना पड़ेगा, कलेक्शन भी टैक्स का तुम ही करोगे, उससे हम कुछ नहीं करेंगे, पैसा तुमको चाहिए तो काम भी सब तुम ही को करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, अब पैसा मिलेगा तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, कर लेंगे साहब, वो चिंता नहीं है, काम तो हम कर लेंगे, मार मार के उससे टैक्स का पैसा लेंगे, पर पैसा ले लेंगे हम। बोले वो ठीक है, फिर वो सब तुमको करना, करेक्ट? तो बोलो ये भी क्लियर हो गया? यस। ये सब अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे। अब अभी तक आप देखो, अभी तक जितने भी टैक्स लग रहे हैं वो ज्यादातर कौन से लग रहे हैं? गुड्स। ज्यादातर टैक्स किस पे लग रहे हैं? गुड्स पे। चाहे आप कस्टम की बात करो, किस पे लग रहा है? कोई सामान आप बाहर से मंगवाते हो या बाहर भेजते हो, मतलब गुड्स। आप कोई सामान बना रहे हो तो टैक्स लग रहा है एक्साइज, वो किस पे लग रहा है? कोई ना कोई गुड्स। वैट लगा रहे हो, चाहे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा रहे हो, वो भी किस पे लगता है? गुड्स पे, गुड्स पे। तो यानी अभी तक आप देखो तो एक डिफरेंस चल रहा है कंट्री में, क्या? कि अभी तक जो टैक्स लग रहे हैं वो सिर्फ गुड्स पे लग रहे हैं। एक सेक्टर तो कंप्लीटली ऐसा है जो बिल्कुल टैक्स से वंचित है। वो कौन सा सेक्टर है? वो तो सर्विस। सर्विस। आज आप देखो, गुड्स के लिए कानून था सेंट्रल एक्साइज 1944, कस्टम्स 1962, सेल टैक्स जमानों से चला आ रहा था, फिर 2000 के बाद हर स्टेट ने अपने अपने यहाँ वैट अडॉप्ट किया, तो जैसे वी हैड छत्तीसगढ़ वैट एक्ट 2005, तो फिर वैट लगा। तो अभी तक जो भी टैक्स लग रहे थे गुड्स पे लग रहे थे, सर्विस पे तो टैक्स ही नहीं लग रहा था। तो जब कमाई बढ़ानी थी गवर्नमेंट को तो कौन सा नया स्कोप खोजे? तो फिर खोजा गया कि भैया एक सेक्टर ऐसा है कंट्री में जिसपे आज तक टैक्स लगा ही नहीं है, और वो है सर्विस सेक्टर। और ये किसने खोजा? ये खोजा उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 1994 की बात है, जब पहली बार सर्विसेज पे टैक्स लगना चालू हुआ, पहली बार 94। मतलब सोचो, एक्साइज कब का था? 44। गुड्स पे टैक्स तो 1944 से लगा रहे थे। उस पे लगने के 50 साल बाद आपको ख्याल आया कि एक सेक्टर ऐसा है जिसपे तो टैक्स ही नहीं लग रहा, और वो है सर्विस सेक्टर। और ये कमी खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, which was डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही अपने वाले 4 से 14 वाले।
करेक्ट, देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो वो समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला भाई गुड्स पे तुम ये सब टैक्स लगा रहे हो, ये देख ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम की जिंदगी जी रहा है, क्या करता है कंट्री में, सिर्फ एक टैक्स देता है, कौन सा, इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स ही नहीं लग रहा। आज जितने भी लोग जो कंट्री में सर्विस देते हैं, सोचिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा तो कोई टैक्स ही नहीं लग रहा। ये तो भेदभाव है कि एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है कंट्री में वो 10 तरीके के टैक्स दे रहा है, और जो सर्विस दे रहा है वो केवल इनकम टैक्स देकर चुपचाप बैठ रहा है। तो फिर इस इम्बैलेंस को दूर करना था, तो 94 में पहली बार चालू हुआ द कंसेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स। लेकिन सवाल है, अब सर्विस पे टैक्स लगाए कौन, पावर किसको दे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन लिस्ट पढ़ी, यूनियन लिस्ट में कहीं लिखा ही नहीं था कि सर्विस पे टैक्स का पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। स्टेट बड़ा खुश हुआ, मतलब ये अपना इलाका है, स्टेट लिस्ट पढ़ी गई, पूरी स्टेट लिस्ट में भी कहीं जिक्र नहीं था कि स्टेट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन सर्विसेज। स्टेट लिस्ट में भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। बोले ऐसा कैसा हो गया, यूनियन में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है। फिर दोबारा वापस से यूनियन लिस्ट पढ़ी, बोले एक बार कहीं गलती से छूट तो नहीं गया, वापस से सारी एंट्री पढ़ते हैं। सारी एंट्री पढ़ी, कहीं मिला ही नहीं, यानी सर्विस पे टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। फिर अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नजर गई, किसमें, एंट्री 97, एंट्री 97 करके एक एंट्री थी यूनियन लिस्ट के अंदर, जो क्या थी, रेसिडुअरी एंट्री। एंट्री 97 क्या था, रेसिडुअरी एंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज में स्पेसिफिकली ऊपर कहीं एंट्री में कवर्ड नहीं है और वो पावर स्टेट को भी नहीं दिया गया है, तो उस मैटर पे कानून बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल के पास है। तो ये नाम से समझ में आता है, रेसिडुअरी मतलब बैलेंसिंग एंट्री। सेंट्रल में बताया इसको मार्क किया जा सकता है, स्टार मार्क। तो यानी रेसिडुअरी एंट्री के पावर का इस्तेमाल किया और कंट्री में लॉन्च किया सर्विस टैक्स। बोले हम रेसिडुअरी एंट्री का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों से सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करना चालू करेंगे। तो पहली बार इन द ईयर 1994 कंट्री में सर्विसेज पे टैक्स लगना चालू हुआ इन द फॉर्म ऑफ सर्विस टैक्स। तो पहले तो रेसिडुअरी एंट्री हुई, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के कोई ज्यादा स्टेट का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना आ जाए और ऐसा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि बोले कि देखो नहीं स्टेट वाली लिस्ट की ये वाली एंट्री में भी लिखा हुआ है कि सर्विसेज पे टैक्स, कल को कोई ऐसा ज्यादा ज्ञानी ना आ जाए। तो इसलिए सेंट्रल ने उससे पहले ही उसका पत्ता काटने के लिए क्या किया, स्पेसिफिक एक एंट्री इंसर्ट कर दी 92C। 92C ये सब समझ में आ रहा है ना, ये सब बाद में डाला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, तो बाद में स्पेसिफिक एक एंट्री डाली 92C और उसमें सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर खुद को दे दिया। इस्तेमाल लागू किया 97 से, लेकिन बाद में 92C स्पेसिफिक एक एंट्री डाली टू कलेक्ट टैक्स ऑन सर्विसेज। तो वो पावर अब स्पेसिफिकली किसको चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया थ्रू एंट्री नंबर 92C। बोलो ये वाली बात भी क्लियर। अब सर्विसेज पे जो टैक्स लगाना था कैसे चालू किया, शुरुआत किया 3 सर्विसेज। गवर्नमेंट ने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं, नया नया कानून है, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। तो 94 में शुरुआत हुई 3 सर्विसेज पे कि जो कंट्री में ये 3 काम करते होंगे, 3 तरीके की सर्विस देते होंगे, उनको कंट्री में एक टैक्स देना पड़ेगा अलग से, कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। गुड्स पे तो बहुत सारे टैक्स लगते ही है, अब सर्विस पे भी ये 3 टैक्स लगेगा। जब 3 लोगों को ही गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया तो सोचो वो 3 लोगों को क्या लगा, मतलब अपन खास है, गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें चुना है, बाकी किसी को नहीं चुना है कंट्री में। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे, मान लो अगर मैं किसी एक बच्चे से पूछूं, हाँ बालक बता अपन ने ये क्या पढ़ा था, क्या समझाया था, ये कंसेप्ट को समझा। अब मैं वो सवाल सिर्फ उस बालक से कर रहा हूं, वो बालक को क्या लगेगा कि सर ने मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि शायद सर को लगता है कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही हूं जो सर के इस सवाल का जवाब दे सकता था। हो सकता है इसीलिए सर ने मुझसे पूछा, ये बाकियों से किसी ने पूछा क्योंकि पता है सर को इनके बारे में कि पूछेंगे तो भी ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए सर ने मुझे चुना है। उसको एक अलग प्राउड फीलिंग आएगा ना। वो हो सकता है कि दूसरा कारण भी हो कि सर ने उससे क्यों पूछा,
वो हो सकता है, लेकिन उसके मन में तो क्या लगा कि मेरे को पूछा मतलब मैं खास हूं। तो सेंट्रल ने भी 3 सर्विसेज को सेलेक्ट किया और बोला बस तुम लोगों को कंट्री में सर्विस टैक्स देना है। जैसे वो 3 में से एक थी टेलीकॉम। टेलीकॉम टेलीकॉम मतलब भारतीय एयरटेल, वो भी एक कंट्री में सर्विस देता है। तो उसको बोला भैया 3 में से एक, भैया तुझे अब सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो एयरटेल को क्या लगा मतलब मैं खास हूं लगता है गवर्नमेंट के, सिर्फ हमको चुना, किसी और को नहीं चुना। तो बोले ठीक है सर्विसेज दो। अब एयरटेल सर्विस देगा तो सर्विस के पैसे तो लेगा ही, उस पर सर्विस टैक्स लेना चालू किया। अब वो जो 3 सर्विसेज थी, सर वो कौन सी 3 सर्विस थी वो सीखना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि वो 3 सर्विस कौन सी। और मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, फ्लैशबैक चल रहा है 3 इडियट्स कि 3 सर्विसेज से शुरू किया गवर्नमेंट ने, पर फिर आप जानते हैं गवर्नमेंट ने जितना सोचा उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया और थोड़ा कमाई अलग हुआ, कलेक्शन अलग बढ़ा। तो आप जानते हो गवर्नमेंट को थोड़ी आदत बढ़ती है। फिर अगले साल 3 से हो गए 5, या 5 लोग देंगे, 5 लोग लगा हाँ अपन भी खास लिस्ट में आ गए। फिर उसके अगले साल 5 का कर दिए, हो सकता है 7, 8, फिर 10, 15, 25, 50। धीरे धीरे हर साल लिस्ट ऐड होती गई, लिस्ट ऐड होती गई। 94 से लेके 2012 तक 100 से ऊपर चीजें ऐड कर दी गई। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हम कोई खास वास नहीं है, ये ऐसी तैसी की जा रही है हमारी। वो बच्चे को बाद में समझ में आया कि मैं खास था इसलिए सर ने मुझसे सवाल किया, ऐसा नहीं है, वो मेरी ऐसी तैसी करना था सर को इसलिए मुझसे सवाल किया गया। हर बार हर साल कोई 2 सर्विस और ऐड हो जाती थी, तो फिर काय का खास 100 के ऊपर चली गई लिस्ट। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि कोई खास बात नहीं है, गवर्नमेंट की चाल है, एक एक करके सबको सर्विस के अंदर ला रही है। लेकिन फिर मैं भी एक ट्रू इंडियन जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मकसद है जीवन का कि टैक्स नहीं देना है मैंने किसी भी कीमत पे, करेक्ट। तो अब गवर्नमेंट ने सर्विसेज में 50 नाम लिखे, 50 नाम लिखे क्या कि भैया ये वाली सर्विस दोगे तो कंट्री में आपको सर्विस टैक्स देना है, इस सर्विस पे सर्विस टैक्स, इस सर्विस पे, ऐसे करके 50 नाम लिख दिए। गवर्नमेंट मेरे पास आई, बोले चलिए बरड़िया जी अभी आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं साहब मेरे को सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या काम कर रहे हो आप पढ़ा रहे हो साहब, और पढ़ाना एक सर्विस है, तो सर्विस पे आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं साहब, आपने बोला ये जो 50 सर्विस देते हैं सिर्फ उनको सर्विस टैक्स देना है, इसका मतलब साफ है कि जो 51वीं सर्विस देगा 51st सर्विस, उसको सर्विस टैक्स नहीं देना है। बोला हाँ मतलब तो ये है, लेकिन हमने लिखा है ना सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग, पॉइंट नंबर 29। आप पॉइंट नंबर 29 में कवर्ड हो, आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा बरड़िया जी, मना नहीं करिए आप। मैंने बोला देखो सर आपने लिखा है सर्विस बाय टीचिंग, आपने लिखा है सर्विस बाय टीचिंग थ्रू माइक। अब मैं माइक से पढ़ाता हूं, आपने टीचिंग बोला है, मैं टीचिंग क्या करता हूं, मैं तो टीचिंग बाय माइक करता हूं। ये तो 51st सर्विस है, आपने लिखा है टीचिंग बाय माइक लेवेबल टू सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने चेक किया लिस्ट, बोले नहीं 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 लिखा। हाँ तो बस सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बात खत्म, नहीं लगाने वाला सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट बोलते ये तो गलत है। मैंने बोला ये गलत नहीं है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति का यूज करने का तरीका होता है 50 पॉइंट। ठीक है, अगले साल बजट आया, 51st सर्विस ऐड हो गई, सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग थ्रू माइक लेविएबल टू सर्विस टैक्स। ऐसा करके 2-4 सर्विस और ऐड कर दिए, लिस्ट हो गई 55 की। अब अगले साल फिर आई गवर्नमेंट, अब बरड़िया जी चलिए सर्विस टैक्स दीजिए, क्योंकि अब देखिए हमने स्पेसिफिकली आपकी सर्विस को जोड़ दिया है, पॉइंट नंबर 51 सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग थ्रू माइक लेविएबल टू सर्विस टैक्स। मैंने बोला साहब पैसा तो नहीं दूंगा। बोले आप मतलब टैक्स की चोरी करेंगे? नहीं साहब मैं बिल्कुल लॉ कंप्लाइड व्यक्ति हूं, मैं टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको टैक्स जो है लीगली दूंगा, यहां पे मेरा टैक्स देना बनता ही नहीं है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं है मुझसे टैक्स। बोले क्या नहीं मांगा? साफ साफ लिखा है 51st पॉइंट सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग थ्रू माइक
लेवेबल टू सर्विस टैक्स। मैंने बोला साहब आपने लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग थ्रू माइक, लेकिन आपने ये कहां बोला टीचिंग थ्रू माइक वाया टैब। आज पढ़ाई किसको बोलते हैं? आज पढ़ाई जो होता है सर, ऐसा क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं, नॉर्मल पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाई बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो माइक से पढ़ाता हूं वाया टैब। वो कहां है आपकी लिस्ट में बताओ? फिर चेक कर लिया, ये तो नहीं है। हाँ तो बस नहीं लगेगा सर्विस टैक्स सर। फिर बच गए, फिर बच गए। मतलब गवर्नमेंट हर साल मेरे से आइडिया लेके जाती थी कि क्या ऐड करना है, तो अगले साल ऐड हो गया क्या, सर्विस बाय वे ऑफ टीचिंग थ्रू माइक वाया टैब लायबल टू सर्विस टैक्स। फिर तीसरे साल आ गई तो 5 सर्विस और ऐड हो गई, 70 लिस्ट हो गई। लाइए बराड़िया जी, अब आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर्विस टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, हमको टैक्स का पैसा चाहिए। मैंने बोला साहब वो 70 लिस्ट बताओ। देखिए बोले आप कहीं नहीं बचोगे बराड़िया जी, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 29 में भी हो, 50 में भी, आप माइक से पढ़ाओ, बिना माइक के पढ़ाओ, टैब से पढ़ाओ, बिना टैब के पढ़ाओ, टैक्स लगेगा। मैंने बोला साहब नहीं लगेगा। अभी ज्यादा हो रहा है। अभी क्यों नहीं लगेगा सर? अभी किस पॉइंट के कारण बच रहे हो आप बताओ? मैंने बोला साहब मैं माइक से टैब से पढ़ाता हूं, ये बात तो आपने ठीक बोली, लेकिन ऑन डायस, ऑन डायस आप बोलो आज तक आपने इतनी क्लास पढ़ी है, कोई क्लास में आपने देखा है ऐसे डायस पे खड़े होकर टीचर पढ़ा रहा है आपको? टीचर कैसे पढ़ाता है? टीचर आपको ऐसे पढ़ाता है, करेक्ट? ये इसको पढ़ाना बोलते हैं। करेक्ट? ऐसे घूमते रहते हैं आपके बाजू कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। कभी ऐसा देखा है डायस पे खड़े होकर? नहीं। तो साहब मेरी सर्विस आप बाकियों की सर्विस से मिक्स मत करो। मेरी सर्विस अलग टाइप की सर्विस है कंट्री में मैं जो देता हूं, और आप ही ने बोला है कि जो लिस्ट में लिखा है बस वही सर्विस टैक्स देगा, कंट्री में दूसरा कोई सर्विस टैक्स देगा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं तो देने के लिए तैयार हूं, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। फिर बच गया, 70 की लिस्ट में भी नहीं आया। ये करते करते कोशिश करते करते 2012 आ गया। 2012 लिस्ट गवर्नमेंट की 100 के पार चली गई। आज तक मुझसे 1 रुपया सर्विस टैक्स नहीं ले पाई। हर बार वो मुझे एक आइडिया लेके जाती थी, उस चक्कर में दूसरे लोगों से कलेक्ट कर लेती थी, वो एक अलग बात है, क्योंकि दूसरा पॉइंट ऐड होता था तो दूसरा तो फंस जाता था ना। तो दूसरों से सर्विस टैक्स आ गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन मुझसे कलेक्ट नहीं कर पाई। 2012 गवर्नमेंट मेरे पास आई, बोले हर बार हम पहले बजट लाते हैं, चेंज करते हैं, पॉइंट ऐड करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एक काम करते हैं, इस बार उल्टा ही कर लेते हैं, पहले ही आपके पास आ जाते हैं, पूछ लेते हैं भैया आपका नाम है कि नहीं, इसमें बता दो, नहीं तो फिर क्या करोगे बता दो, वो पॉइंट हम पहले से लिखने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट ने लाई, मेरे सामने एक लिस्ट रखी। अब बोला बरड़िया जी ये लिस्ट को देख लो, 100 के ऊपर सर्विसेज हैं इसमें, आप बताओ आप इसमें कौन से पॉइंट में कवर हो रहे हो, और इस बार कोई मजाक नहीं चलेगा ना, इस बार मेरे को आपसे सर्विस टैक्स चाहिए। बहुत हो गया, इतने साल हो गए आपने आज तक सर्विस टैक्स नहीं दिया। 94 से लेके 2012 आपके चक्कर में लिस्ट बढ़ते बढ़ते 100 के पार चली गई। पेन रख दे मुन्ना। तो 100 के पार जब वो लिस्ट चली गई, 100 के पार लिस्ट चली गई, बोले अभी हमको आपसे सर्विस टैक्स चाहिए, ये लिस्ट फटाफट देख लो। मैंने लिस्ट देखना चालू किया, मैंने बोला साहब नहीं ले पाओगे टैक्स। मैंने बोला ये देखो इस बार ये मजाक हमको चलेगा ही नहीं, आप ठीक से देख लो इस लिस्ट में, आप इस लिस्ट में कवर नहीं हो रहे हो, आप ये बोल रहे हो। बोला एक बार बताओ वापस। मैंने बोला साहब नहीं हो रहा हूँ कवर। बोला पक्का? किसी भी पॉइंट में 100 के ऊपर पॉइंट है, 119 पॉइंट है, आप किसी पॉइंट में कवर नहीं हो रहे हो? बोले नहीं। पक्का? साइन करो। लिखित दे रहा हूं मैं कवर्ड नहीं हूं। हाँ ठीक है बराड़िया जी, आप सर्विस टैक्स लगेगा। तो हमने लिस्ट ही पलट दी है। बोले मतलब? अब सिर्फ ये जो लिस्ट लिखी हुई है, इन लोगों ने सर्विस टैक्स नहीं देना है, इसका मतलब अब बाकी सब ने सर्विस टैक्स देना है। क्या हुआ? इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। जब सर्विस टैक्स चालू हुआ, चालू कैसे हुआ था? पॉजिटिव लिस्ट से। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या कि जो लिखा है सर्विस, बस उन्हीं लोगों ने कंट्री में सर्विस टैक्स देना है, बाकियों ने नहीं देना था।
तो हर साल 2-5 सर्विस ऐड करते थे, तो वो पॉजिटिव लिस्ट बढ़ती रहती थी, लेकिन लोग अपने आप को बचाते रहते थे। कितनी सर्विस जोड़े गवर्नमेंट उस लिस्ट में? तो 2012, 1 जुलाई 2012 गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ और गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को ही पलट दिया कि जो सर्विस टैक्स आज तक 94 से लेकर 2012 तक कैसे लगता आया था पॉजिटिव लिस्ट से, अब गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव लिस्ट कंसेप्ट लाया। नेगेटिव लिस्ट जिसमें क्या बोला कि बस अब ये वाला सर्विस जो है जो देगा कंट्री में, बस उन्हीं लोगों ने सर्विस टैक्स नहीं देना है, इनके अलावा बाकी सब लोगों ने सर्विस टैक्स देना है। और क्योंकि बराड़िया जी आपने बोला है लिखित में कि आपकी सर्विस इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब अब आप पे सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने बोला ये की ना दिमाग वाली बात, यही आपको मैं इतने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा था। सर्विस टैक्स तो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कौन सा मैं दूंगा, देंगे तो जिनको मैं पढ़ाऊंगा वो देंगे ना। और मैं तो आपको सिखा रहा था कि लॉ ड्राफ्ट कैसे करते हैं। अब आपको 18 साल बाद, सर्विस टैक्स आने के 18 साल बाद समझ में आया कि लॉ बनाया कैसे जाता है कि लिस्ट को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिस्ट में लाओ। सोचो 2000 से हम बात कर रहे थे जीएसटी लाने का, और 2012 में बैठ के गवर्नमेंट क्या कर रही है, सर्विस टैक्स की लिस्ट को पलट रही है। तो 2012 में गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स की लिस्ट को पलट डाला और पूरा सर्विस टैक्स कानून बदल डाला थ्रू 1 जुलाई 2012। और अब आप जानते हैं अब तो जीएसटी आ चुका है, तो ना सर्विस टैक्स है ना वैट है, ये तो सब कुछ है ही नहीं। तो सर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब पूरा जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा, ये सब क्यों पढ़ा? तो आज ये जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? कुछ बातें गुड्स की, कुछ बातें सर्विसेज की। गवर्नमेंट ने क्या किया, गुड्स की कुछ बातें ली, सर्विस की कुछ बातें ली, मिक्स किया, भेल तैयार। वो भेल का नाम क्या? जीएसटी। तो आज जो नेगेटिव लिस्ट कंसेप्ट सर्विस टैक्स में था, वही नेगेटिव लिस्ट कंसेप्ट आपको जीएसटी में भी देखने को मिलेगा। तो वो नेगेटिव लिस्ट किसकी देन है? वो सर्विस टैक्स लॉ की देन है। तो अब आपको पता रहेगा कि नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसलिए समझे आप। करेक्ट? तो यही चीज जीएसटी में भी है कि एक ऐसी लिस्ट है कि अगर आप ये वाली सर्विस दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यू ऑफ द मेनी, कि अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी तो कंट्री में एक सर्विस देता है। बोलो कभी डॉक्टर ने जो सर्विस ली है, बिल दिया है, तो क्या अभी कुछ पे उस पे जीएसटी लिया है? हॉस्पिटल का बिल अगर कभी देखा हो किसी ने, तो क्या उस हॉस्पिटल के बिल पे जीएसटी लगा है? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि दिस इज एग्जेम्प्ट। वो उस लिस्ट के अंदर आता है। वो सर्विस टैक्स में भी एग्जेम्प्ट था, वो जीएसटी में भी एग्जेम्प्ट है। स्कूल पढ़ के आ रहे हो ना, उम्मीद करता हूं। तो जब आप स्कूल पढ़ के आए, स्कूल में भी तो कुछ फीस पे करी होगी। एजुकेशन इज अ सर्विस। तो जब एजुकेशन एक सर्विस है, आज मान लो स्कूल वाला आपको सर्विस दे रहा है, उस बिल पे कभी स्कूल वाले ने आपसे जीएसटी लिया है? 2017 के बाद भी तो आपने पढ़ा होगा। तो जब 2017 के बाद आपने पढ़ा है, क्या स्कूल वालों ने कभी आपसे जीएसटी लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उस लिस्ट में शामिल है। उसी को बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट इन जीएसटी। कि ये तो बस कुछ एग्जांपल्स है, फ्यू ऑफ द मेनी एग्जांपल्स, कि अगर ये काम करोगे तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। करेक्ट? तो आज सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास आया? सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर गवर्नमेंट के पास आया। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमने सीखा क्या? इतना पूरा डिस्कशन से सीखा क्या? तो आज मैं बोल सकता हूं कि गुड्स पे प्राइमरीली टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? गुड्स पे प्राइमरीली टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। और सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के पास। नहीं सर, वो गुड्स में सेंटर भी तो टैक्स लेता है। एक्साइज कितना लेता है? क्या एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग में। आज कितने मैन्युफैक्चरर है जिनको आप जानते हो? आज आप 100 दुकानें देखो, 100 दुकानों में कितने दुकानदार हैं जो आपको लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते? मुट्ठी भर, वो भी नहीं मिलेंगे। 100 में से 1, 2, 4 वो लोग होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते होंगे। अगर वाकई इंडिया में इतने मैन्युफैक्चरर्स होते, तो क्या आज 2025 में हमें वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन चलाने पड़ते होते क्या? नहीं। तो इसका मतलब एक्साइज के नाम पे जो पैसा, कानून था लेकिन पैसा क्या, मुट्ठी भर तो पैसा आता था, नाम मात्र का लॉ था।
गिने चुने मैन्युफैक्चरर होते थे, वो गिना चुना टैक्स देते थे, फिक्स था, करेक्ट। कस्टम्स, कितने लोग आप जानते हो जो बिजनेस करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे? आज जितने भी बिजनेस आप जानते हो उसमें से कितने बिजनेस आप ऐसे जानते हो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे? 100 बिजनेस में अगेन मुट्ठी भर। तो बस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वही तो कस्टम देगा। तो सोचो मैं क्या कर रहा है या वो व्यक्ति क्या कर रहा, 10,000 में मोबाइल खरीदता है, 12,000 में बेचता है, 2,000 रुपया कमाता है, अब बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं। और बिजनेस कर रहा है ऐसी तैसी ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, कि 10,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, 2,000 रुपए कमा लिया। असली 10,000 तो किसने कमाया? जिसने वो मोबाइल बनाया, और मोबाइल था का काम मेड इन पड़ोस इधर वाला। तो वो 10,000 तो उसको गया भाई, बिजनेस उसने किया है, तूने तो सिर्फ ट्रेडिंग करी है कि 10,000 में खरीद के 12,000 में बेच दिया। तो वो 2,000 रुपए कमाया, तू उसी में खुश हो रहा है, इंडियंस उसी में खुश है। तो एक्साइज और कस्टम कानून तो थे जिसका पैसा सेंटर को जाता था, लेकिन कितना, पेटी एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो पाते थे, उतना पैसा जाता। तो असली पैसा तो जो वो बेच रहे हो वैट के नाम पे जाता था, और वो पैसा चाहे लोकल बेचो चाहे बाहर बेचो, वो पैसा स्टेट को जाता था। तो इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं कि प्राइमरीली गुड्स का पैसा किसको जाता है? स्टेट को। चाहे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में बेचो, चाहे छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र में बेचो। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात पे, करेक्ट? क्योंकि इसी पे अपना पूरा आगे का कंसेप्ट बिल्टअप होने वाला है। तो आपको पता है गुड्स का पैसा प्राइमरीली किसको जाता है? स्टेट को। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किसको दिया गया है? स्टेट को दिया गया है। और सर्विस का पैसा किसको जाता है? सेंटर को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसको दिया है? सेंटर को। और मैं क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे कानून का नाम क्या बनने वाला है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स पे भी टैक्स कलेक्ट करने का पावर और सर्विस पे भी टैक्स कलेक्ट करने का पावर मैं क्या करना चाहता हूं? दोनों को देना चाहता हूं। तो पहले से तो जीएसटी तो बाद में लाना है, पहले चेक करना है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है। आज गुड्स पे स्टेट तो टैक्स लेता है, क्या सेंटर को गुड्स में टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? आज सर्विस पे सेंटर तो टैक्स लेता है, क्या स्टेट को सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? जीएसटी तो बाद में लाना है, पहले तो ये पावर तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तो कोई भी व्यक्ति कोई काम कर ही नहीं सकता। तो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं है, तो वो पावर आना जरूरी है। वो पावर कैसे आएगा? वो पावर आएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मतलब आप समझते हो। तो 2000 तब सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? 2000 वॉज द प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2000 में वाजपेयी जी जब थे तो उन्होंने बोला भैया जीएसटी नाम का कानून होना चाहिए, और वो कानून के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा और पावर देना पड़ेगा। क्या चाह रहा हूं मैं? पहले वो सोचो। मैं गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर को देना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, और सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट को देना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अभी तक नहीं है। तो 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जीएसटी नाम का कानून इतनी जगह चलता है, अपने को भी अपने यहां लाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने बोला, तो जिस जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला हाँ भाई जीएसटी तो आना ही चाहिए, जबरदस्त कानून है, आना ही चाहिए। लेकिन सोचो उस समय ज्यादातर स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की या दूसरी गवर्नमेंट। उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जीएसटी आएगा? जीएसटी नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर जीएसटी आ गया तो आपका नाम हो जाएगा, क्या आपने लाया जीएसटी? जीएसटी तो नहीं आएगा। उन्होंने मना कर दिया। और जब तक सब लोग राजी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा नहीं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, पावर नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा तो जीएसटी आ नहीं सकता। तो 2000 से 2004 तक जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर तो तैयार थी, जहां जहां स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो भी तैयार थी, लेकिन ज्यादातर जगह तो दूसरी गवर्नमेंट थी। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तैयार नहीं है। तो बोला जीएसटी आया नहीं। फिर 2004 में क्या हुआ? सेंटर में कौन आया? मनमोहन सिंह जी, मतलब किसकी गवर्नमेंट? कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब जीएसटी तो लाना ही है, जीएसटी तो लाना ही है, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी जगह चलता है, हमारे यहां भी चलना ही है। तो अब 2004 में कांग्रेस ने वापस तैयारी चालू की और बोला कि भैया हम जीएसटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जबरदस्त कानून है, जीएसटी तो आना ही चाहिए। अब सोचो जहां जहां जिस जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो भी तैयार हो गए, हाँ भाई सही बोल रहे हैं साहब,
जीएसटी तो आना ही चाहिए। अब वो लोग तैयार हो गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो सबकी सहमति चाहिए अभी इस पार्ट के लिए। तो अब उन स्टेट्स में भी गए जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उनको बोला चलो भैया जीएसटी लाने के बारे में प्लानिंग चल रही है। बीजेपी ने बोला याद करो वो दिन, हम भी आए थे कई बार आपके पास रिक्वेस्ट करने, प्लीज सब कुछ बोलने कि भाई मान जाओ जीएसटी ले आते हैं, आपने मना किया। नहीं आएगा जीएसटी, अभी जीएसटी नहीं आएगा। याद करिए 2007 चिदम्बरम जी पार्लियामेंट बजट स्पीच, इतने भावुक कि सीधा अनाउंसमेंट कि 2010 तैयार हो जाए इंडिया, जीएसटी आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो अता पता नहीं, लेकिन जीएसटी आ रहा है। 2004 से 2014 रूठना मनाना चलता रहा, कोई रूठे तो कोई मनाए, कोई माने तो दूसरा रूठे। 14 साल तो ऐसे ही निकल गए। 2000 से 2014, मैं आपको 17 साल की वजह बता रहा हूं। 2000 से 2014 तो सिर्फ ये रूठने मनाने में चल गया। इतना तो कोई नहीं रूठता जितना इन लोग रूठते। 14 साल हो गए मनाते मनाते, आज तक नहीं माने। फिर आप जानते हो 2014 में क्या, धीरे धीरे आपको उस समय तक आप क्योंकि थे, फिर 2014 में क्या हुआ, फिर आप जानते हैं कुछ ऐसा हुआ सेंटर में। और कौन आए, आप जानते हो कौन आए, आपके और अपने भाइयों और बहनों, करेक्ट मित्रों। तो अब सेंटर में मोदी जी आए, और आप जानते हो मोदी जी को ये सब चीजों में मजाक थोड़ा कम पसंद है, काम की चीजों में। बाकी आप जो बोलना है बोलिए। बोले 14 साल से मैं सुन रहा हूं कि जीएसटी आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। भाई इतनी क्या वजह है, 14 साल लग गए, जीएसटी लाना है कि नहीं लाना है, डिसाइड कर लो। बोले साहब लाना तो है लेकिन अभी नहीं लाना। नहीं, अभी नहीं लाने का क्या मतलब होता है? एक कोशिश और करते हैं, सबको बुलाओ, जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं जीएसटी लाना है कि नहीं लाना है। अगर लाना है तो अभी तक आया क्यों नहीं, क्यों लेट हो रही है भाई? 14 साल हो गए, मजाक बना रखा है कंट्री में। 14 साल से एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हो जो वर्ल्ड 1954 में बना बैठा बेवकूफ। अगर लाना है तो अभी तक आया क्यों नहीं, और नहीं लाना है तो हर साल ये डिस्कशन क्यों कि जीएसटी लाना है? फाड़ के फेंको उसको फिर, अगर नहीं लाना है तो। कॉल द मीटिंग, सब लोगों को बुलाओ, उसमें सारे स्टेट्स को बुलाओ, मैं भी रहूंगा वहां पे, और उसमें डिस्कशन होगा, फाइनल डिस्कशन कि कंट्री में जीएसटी लाना है कि नहीं लाना है। तो बोले वो मीटिंग करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो मीटिंग करने के लिए तैयार है कि नहीं? तो वो मीटिंग होगी कल सुबह 10:15 बजे, करेक्ट, जिसमें सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, एक एक स्टेट पकड़ के, सेंट्रल भी आएगी, इस मैटर को डिसाइड करने के लिए कि जीएसटी आगे बढ़ाना है या बंद करो जीएसटी, करेक्ट। तो ये मैटर कल फाइनलाइज हो जाएगा अपने साथ।